हाय एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और मैं उम्मीद करता हूं कि ऑडिबिलिटी विजिबिलिटी को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई इशू नहीं होगा और आपकी प्रिपरेशन बेहतर चल रही होगी। और आपकी प्रिपरेशन को और बेहतर बनाने के लिए हम साथ में काम कर ही रहे हैं। आज का जो सेशन है वो फंक्शन का फिफ्थ सेशन है। इसके पहले 4 सेशन हो चुके हैं और हर एक सेशन में हमने कोशिश की है कि हम एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट को या पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस को जो कि एग्जामिनेशन में आते हैं या आ सकते हैं, उन्हें हम डिस्कस करें बेहतर तरीके से। और आज का जो सेशन है वो बेस्ड है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के ऊपर। हालांकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के ऊपर हम आगे भविष्य में बात करेंगे जब हम डोमेन और रेंज की बात करेंगे, ठीक है ना। तो और डेप्थ में पढ़ेंगे, इसका ग्राफ भी समझेंगे। बट यहाँ पर हम डिस्कस ये करने वाले हैं कि आपका जो पेपर में कोई सवाल अगर न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फंक्शन पर बेस्ड होता है तो वहां पर आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्या पता होना चाहिए और उस नॉलेज का आप किस तरह से यूज करके उन सवालों को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। तो सबसे पहले समझते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। तो मैंने कहा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। तो ये सर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है सर, यहाँ पर ये जो x या कोई भी फंक्शन हो सकता है, ये जो होता है ये लेस देन और इक्वल टू x के बराबर होता है। यानी कि जो लिखा है उसके बराबर हो जाएगा या तो फिर उससे कम होगा। ठीक है सर, अब सर उसके बराबर होगा उससे कम होगा ये कब पता चलेगा, कैसे पता चलेगा। तो सर यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई है, वो है इंटीजर। तो अगर इस ब्रैकेट के अंदर कोई इंटीजर लिखा हुआ है, इस ब्रैकेट के अंदर कोई भी इंटीजर लिखा हुआ है, ठीक है, कोई भी इंटीजर लिखा हुआ है, कोई भी इंटीजर, ठीक है, आप कुछ भी सोच सकते हैं। तो इसकी वैल्यू वही की वही आ जाएगी, वही की वही आ जाएगी। ठीक है, अगर यहां पर इस ब्रैकेट के अंदर कोई इंटीजर लिखा है तो इसकी वैल्यू वही की वही आ जाएगी। इसका मतलब इस केस में 3 आएगा, इस केस में 4 आएगा, इस केस में -3 आएगा, इस केस में -4 आएगा, इस केस में 0 आएगा। अच्छा, अच्छा, बट यहां पर अगर ये इंटीजर नहीं है, मान लीजिए सर यहां पर आपका 3.1 लिखा हुआ है, यहां पर 0.5 लिखा हुआ है, यहां पर माइनस का 2.1 लिखा हुआ है, तो फिर इस केस में क्या होगा? तो फिर इस केस में क्या होगा? मैंने कहा देखो, आप नंबर लाइन पे जाके खड़े हो जाओ। खड़े हो गए सर, यहाँ पर 3.1 कहाँ पर लाई करेगा? 3 और 4 के बीच में लाई करेगा। 3.1 यहाँ पर कहीं पर होगा, ठीक है, इसको डिनोट कर देते हैं। 3.1 यहाँ पर कहीं पर होगा। यहाँ पर जो 3.1 है, आप यहाँ पर खड़े हो। अब जब आप यहाँ पर खड़े हो तो यहाँ ब्रैकेट में जो कुछ भी लिखा है उसकी वैल्यू या उसका आउटपुट वही का वही तभी आ सकता है जब वो क्या हो? इंटीजर हो। बट क्या 3.1 इंटीजर है? नहीं है। अगर 3.1 इंटीजर नहीं है तो उसकी वैल्यू क्या आएगी? जो ब्रैकेट में लिखा है उससे कम। तो ब्रैकेट में जो 3.1 लिखा है, लेस पर जाना है। तो किसी भी पॉइंट पर अगर आप खड़े हो तो नंबर लाइन में अगर आपको इंक्रीज होना है तो आपको राइट में जाना पड़ेगा और डिक्रीज होना है तो लेफ्ट में जाना पड़ेगा। तो अगर आपको लेस देन वैल्यू चाहिए तो आपको 3.1 से इस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा और इस डायरेक्शन में जाते समय आपको जो पहला इंटीजर मिलेगा वही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है सर, ठीक है सर, एक बार और बता दीजिए सर। 0.5 के लिए बात करते हैं। अगर यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है, तो 0.5 यहाँ पर कहीं होगा, है ना। 0.5 यहाँ पर कहीं पर होगा। ये जो 0.5 यहाँ पर है, क्या ये इंटीजर है? सर ये इंटीजर नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि ब्रैकेट में जो लिखा है उसकी वैल्यू वही की वही नहीं हो सकती। वही की वही नहीं हो सकती तो क्या होगी सर? लेस देन होगी। लेस देन होगी तो आप यहाँ पर खड़े हो। लेस होने के लिए आपको इधर जाना पड़ेगा। इधर जाते समय जो पहला इंटीजर मिलेगा वो है 0। तो आपका आंसर कितना आएगा सर? 0। अच्छा, ठीक है, ओके। अब दिक्कत आती है नेगेटिव में। नेगेटिव में आप समझ नहीं पाते अगर आपने रटा है। तो अगर आप समझ रहे हैं तो आप इसका आंसर निकाल सकते हो। अगर आप रट रहे थे अभी तक तो आप यहाँ पर नेगेटिव के समय आप फंस जाते हो। तो माइनस का 2.1 है, माइनस का 2.1 है सर, तो यहाँ पर माइनस का 2 है, यहाँ पर माइनस का 3 है। माइनस का 2.1 कहाँ पर होगा सर? माइनस का 2.1 यहाँ पर कहीं पर मान लेते हैं। तो माइनस का 2.1 यहाँ पर होगा। हाँ सर होगा, बिल्कुल होगा। अब माइनस का 2.1 क्या इंटीजर है? नहीं है, यानी इसकी वैल्यू माइनस का 2.1 नहीं आ सकती एज ए आउटपुट। क्यों? क्योंकि इंटीजर नहीं है। तो अगर ये इक्वल टू एक्स नहीं आ सकता
तो उससे कम आएगा। अब माइनस के 2.1 से अगर आपको कम होना है तो आपको इस तरफ जाना है, हमेशा लेफ्ट में जाने पे ही आप कम होते हो, डिक्रीज होते हो। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर आपका जो पहला इंटीजर मिलेगा वो आपका आंसर होगा, तो ये होगा -3। ठीक है, -3। बात समझ में आ गई? अगर आप नंबर लाइन के हिसाब से इसको करोगे तो आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के क्वेश्चन में कभी गलती नहीं करोगे। अगर आपने रटा हुआ है ना, कि 2.1 में तो 2 आता है, तो -2.1 में -2 क्यों नहीं आ रहा? अरे 2.1 में 2 इसलिए आता है क्योंकि 2.1 से आप राइट में गए तो 2 मिला। -2.1 पे भी आप राइट में जाओगे तो -3 मिलेगा, -2 नहीं मिलेगा। अच्छा, हाँ हाँ, मतलब जाना दोनों तरफ लेफ्ट ही था, है ना? अच्छा अच्छा, ठीक 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 ठीक, समझ में आ गया। ओके ओके ओके, ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अगर ये समझ में आ गया तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के ऊपर आप सवाल जो भी आएंगे आप कर लोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सवालों पे आते हैं। अब यहाँ पर सवाल आ गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। यहाँ पर ये जो ब्रैकेट लगा हुआ है इसका मतलब है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि इस ब्रैकेट का मतलब जो है वो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है सर, ये समझ में आ गया। अब सर यहाँ पर ना √1, √2, √3 से लेकर √25 का ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखा हुआ है, तो इसको मतलब इसको तो बहुत टाइम लगेगा सर, इसमें तो बहुत 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 टाइम लगेगा, कैसे करेंगे सर इसको? मैंने कहा देखो ऐसे करते हैं, स्मार्ट अप्रोच है, पहले समझते हैं इसको, पहले समझ लेते हैं, फिर इसको जल्दी कैसे करेंगे वो जानेंगे। मैंने कहा मैंने कहा कि यार ये जो √1 है और ये जो √3 है, √1 की वैल्यू कितनी आती है सर? 1। √2 की वैल्यू कितनी आती है सर? 1.414। √3 की वैल्यू कितनी आती है सर? 1.732। है ना? √1 से √3 के बीच में √2 भी आएगा ना? हाँ सर आएगा। तो या तो इसकी वैल्यू 1 आ रही है, या तो 1.414 आ रही है, तो 1.732 आ रही है, यानी इस रेंज में √1 से लेकर √3 के बीच में अगर आप रूट निकालते हो तो आपकी वैल्यू ही आती है। अगर आप ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालो इसका, ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालो इसका, ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालो इसका, तो इन सभी केसेस में आपका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा वो 1 ही आएगा। हाँ सर, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूं कि √4 से लेकर √8 तक की हम बात करते हैं, √8 तक ही क्यों गए? क्योंकि √9 3 हो जाएगा। अच्छा, √4 2 है, अच्छा इसलिए। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो मैंने कहा सर यहाँ पर √4 है, √5 है, √6 है, √7 है, √8 है। इन इसकी इसका रूट 2 आ रहा है, इसका रूट 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है, इसका रूट भी 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है, इसका रूट भी 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है, इसका रूट भी 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है। अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालूं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर मैं 2 का निकालूं या ग्रेटेस्ट इंटीजर में 2 पॉइंट समथिंग का निकालूं, 2 पॉइंट समथिंग का निकालूं, तो इन सभी केसेस में आपका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा वो 2 ही आएगा। हाँ सर। अच्छा, इसका मतलब सर ये हो गया कि अगर आप यहाँ पर आगे जाते और आप बोलते कि √9 से लेकर √15 तक, 15 तक क्यों गए? क्योंकि √16 4 हो जाएगा। अच्छा, √9 3 है। अच्छा, तो इन सभी केसेस में आपका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा वो 3 आएगा। अच्छा, तो ये तो समझ में आ गया कि 1 2 3 4 ऐसे आएगा। √25 क्या है? 5 है। 5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा? 5 आएगा। अच्छा, तो 1 2 3 4 5 तक तो समझ में आ गया। बट ये 1 वाले कितने टर्म्स हैं सर? 3 टर्म्स हैं। ये 2 वाले कितने टर्म्स हैं सर? 5 टर्म्स हैं। ये 3 वाले कितने टर्म्स हैं सर? 7 टर्म्स हैं। तो सर ये कैसे पता चल रहा है आपको? मैंने कहा देखो, यहाँ पर 3 माइनस 1 कितना हो गया? 2 प्लस 1 कितना हो गया? 3 नंबर ऑफ टर्म्स। 8 माइनस 4 4 प्लस 1 कितना हो गया? 5 5 टर्म। 15 माइनस 9 6 प्लस 1 7 नंबर ऑफ टर्म्स। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, लास्ट माइनस फर्स्ट अपॉन कॉमन डिफरेंस जो कि यहाँ पर 1 है, प्लस 1। क्या बताया मैंने? नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए लास्ट माइनस फर्स्ट अपॉन कॉमन डिफरेंस प्लस 1। ठीक है, यहाँ पर L का मतलब लास्ट है, A का मतलब फर्स्ट टर्म है, D का मतलब कॉमन डिफरेंस है, प्लस 1। तो यहाँ से आपको नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का तरीका मिलेगा। इसके बारे में अपन और डेप्थ में बात करेंगे जब अपन सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा, ये समझ में आ गया? ठीक है सर। अब ये समझ में आ गया तो अब इसको अप्रोच कैसे करेंगे सर, जल्दी से बताओ। तो मैंने कहा देखो, यहाँ पर हम इसको अप्रोच ये करेंगे कि अगर √1 से लेकर हम √3 तक जाते हैं, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालते हैं, प्लस √4 से हम √8 तक जाते हैं, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालते हैं। हम √9 से रूट कितना हो गया? 15 तक जाते हैं, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालते हैं।
फिर हम रूट 16 से हम रूट 24 तक जाते हैं, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालते हैं, प्लस यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर किसका निकालना है, रूट 25 का। रूट 25 का मैं उम्मीद करता हूँ आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये हो गया। अब मैंने बोला इन सभी केसेस में आपका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा वो 1 आएगा, और यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स कितने निकलेंगे, 3 - 1, 2 + 1 यानी कि 3। यहाँ पर हर केस में आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 आएगा, 8 में से 4 गया, 4 + 1 5, नंबर ऑफ टर्म्स 5 हो गए। फिर यहाँ पर हर केस में आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 आएगा, 15 में से 9 गया, 6 + 1 7, नंबर ऑफ टर्म्स 7 हो गए। फिर यहाँ पर हर केस में आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 आएगा, 24 में से 16 गया, 8 + 1 9 हो गया। ठीक है, प्लस यहाँ पर क्या बचा सर, यहाँ पर रूट 5 मतलब √25 यानी कि 5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 ही आएगा। तो ये हो गया सर आपका। अब ये सीरीज में एक और चीज़ आपको पता होनी चाहिए, हालांकि ये बहुत छोटी सी सीरीज है तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, बट इसके बाद हम इसका शॉर्टेस्ट तरीका भी समझेंगे। अगर यहाँ पर लास्ट में कोई नंबर बहुत बड़ा आ जाए तो आपको शॉर्टेस्ट तरीका भी पता होना चाहिए। तो ये रिजल्ट देगा 3, ये रिजल्ट देगा 10, ये देगा सर 21, ये देगा सर 36, और ये देगा सर 5। ठीक है सर, तो मैंने कहा 36 और ये 5 कितना हो गया सर, 41, 41 और ये कितना हो गया सर, 3, 44, 54, 55 और ये 20 यानी कि 75। तो आपका जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है सर, 75। इस सवाल का सही जवाब कितना है सर, 75। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब बात ये आती है कि सर यहाँ पर अगर ये लास्ट में 100 होता तब तो ये सीरीज बहुत बड़ी होती, 1 × 3, 2 × 5, 3 × 7, 4 × 9, है ना, 5 × 11, ऐसे बहुत बड़ी सीरीज बनती है, तो हर बार इसको सॉल्व करना बड़ा मुश्किल होता। तो इसका कोई जनरल टर्म है क्या, हाँ जनरल टर्म है। इसका कोई शॉर्टेस्ट तरीका है, हाँ है। क्या है वो तरीका, देखो। तो मैंने बोला यहाँ तक पहुँचने के बाद ना आप ये समझो कि यहाँ जो पैटर्न फॉलो हो रहा है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक हो रहा है। यहाँ तो ये सिंगल नंबर 5 है, यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, यहाँ पर 4 लिखा हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पर इसको रिप्लेस कर दूं n से, तो मैं n की जगह 1 2 3 4 पुट करूंगा, तो ये ये और ये आ जाएगा। अब बगल में जो लिखा है ना यहाँ पर, ये ऑड नंबर है, ये ऑड नंबर है, तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है ऑड नंबर को 2n + 1। अब आप यहाँ पर n की जगह 1 रखो, 2 × 1 + 1 3, n की जगह 2 रखो, 2 × 2 + 1 5, 3 रखो, 2 × 3 + 1 7, 4 रखो, 2 × 4 + 1 9। अच्छा सर ये भी आ गया। तो ये जो आपने निकाला ये क्या है सर, ये आपका जनरल टर्म है। ये आपका क्या है सर, जनरल टर्म है। ये आपका जनरल टर्म आ गया। अगर ये जनरल टर्म आ गया तो आपको क्या करना है सर, आपको इस पूरी सीरीज को इस तरह से रिप्लेस कर देना है कि ये समेशन ऑफ 2n² + n, जिसमें n की वैल्यू कहाँ तक जा रही है सर, n की वैल्यू जा रही है आपकी, ध्यान से देखो, n की वैल्यू जा रही है आपकी 1 से लेकर 4 तक, 1 से लेकर 4 तक। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, n = 1 से 4, प्लस यहाँ पर ये एक टर्म और बच रहा है, तो ये हो गया 5। अब यहाँ पर लिखोगे आप 2 समेशन ऑफ n² प्लस समेशन ऑफ n, ठीक है, प्लस यहाँ पर 5 है। आप चाहो तो यहाँ पर बार बार लिखना चाहो तो 1 से 4 लिख सकते हो, नहीं तो आप इसको बाद में भी पुट कर सकते हो। ये चीज़ आ गई सर। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए, जो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। अब यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए 1 + 2 + 3 प्लस ऐसे करते करते अगर आप n तक चले जाएं, अगर आप n तक चले जाएं तो इसी को अपन बोलते हैं समेशन n, और इसको रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका है n × n+1/2। अगर आप 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 के स्क्वायर से लेकर n के स्क्वायर तक चले जाएं तो इसी को रिप्रेजेंट करने का तरीका है समेशन ऑफ n², या हम इसको लिख सकते हैं n × n+1। इसको हम थोड़ा सा छोटा कर दें, समेशन ऑफ n² लिख सकते हैं, या इसको रिप्रेजेंट करने का दूसरा तरीका क्या है, n × n+1 × 2n+1/6। तो ये मेरे पीछे जा रहा होगा, तो इस चीज को अपन छोटा करके आपको दिखा देते हैं। ठीक है, ये चीज यहाँ पर आ गई, या इसको अपन यहाँ पर ले आते हैं। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई आपको, ये दिख गया आपको, ये आ गया आपका। ठीक है सर।
तो इस हिसाब से अगर इसको सॉल्व करें, इस हिसाब से इसको सॉल्व करें, तो हमको ये मालूम है कि ये टू समेशन ऑफ एन स्क्वायर क्या आएगा सर, यहाँ पर आएगा सर एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन, और नीचे कितना आएगा सर, सिक्स। ठीक है सर। यहाँ पर क्या आ जाएगा सर, यहाँ पर आ जाएगा एन इंटू एन प्लस वन अपॉन टू, और यहाँ पर प्लस फाइव है, यहाँ पर कितना है सर, प्लस फाइव है, प्लस फाइव है। इसको यहाँ पर क्लोज कर देते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा सर, प्लस फाइव आ जाएगा, ये आ जाएगा सर। ठीक है सर। अब इस वाले पार्ट को मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। तो यहाँ पर अब क्या करना है सर, फाइनली अब आपको यहाँ पर n की जगह सिर्फ 4 पुट कर देना है। यहाँ पर जो अपर लिमिट थी ना, यहाँ पर ये 4, ये पुट कर दो। तो ये क्या आ जाएगा सर, ये आ जाएगा सर 2 इंटू, यहाँ पर 6 आ गया, ये आ जाएगा सर 4 इंटू 5 इंटू 9, प्लस यहाँ पर आएगा 4 इंटू 5 अपॉन 2, प्लस यहाँ पर आएगा 5। अगर यहाँ पर हम काटा पीटी बचा दें, तो 2 से ये जाएगा 3 बार, 3 से जाएगा ये 3 बार, 3 इंटू 5 15 इंटू 4 कितना होगा 60, प्लस ये 2 बार जाएगा, ये आ जाएगा 10, और ये आ जाएगा 5। तो ये सॉल्व करने पे कितना आएगा सर, 75 आएगा। अब आप में से बहुत सारे बच्चों को लग रहा है सर ये तो लंबा मेथड है। नहीं, ये लंबा मेथड इसलिए क्योंकि हमने यहाँ पर सीधे मल्टीप्लाई कर देना चाहिए था, जो हमने पहले किया। बट अगर यहाँ पर आखिरी में जो नंबर है, जैसे कि यहाँ पर ये √25 है, अगर इसकी जगह √100 हो गया, तब हमारे लिए ये लिखना इतना, और फिर इसको सॉल्व करना मल्टीप्लाई करके फिर ऐड करना बड़ा दिक्कत हो जाएगी। तो हमें फिर ये जनरल टर्म बनाकर ही सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है। तो इसकी इंपॉर्टेंस को समझने के लिए हम एक सवाल और कर लेते हैं, जिससे कि हमको समझ में आए कि अच्छा ये सीखना क्यों इंपॉर्टेंट था। ठीक है, ये सीखना क्यों इंपॉर्टेंट था। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, पक्का आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इस सवाल को देखते हैं। अब यहाँ पर लिखा है कि भैया ये जो सिंबल है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का है, जिसकी वैल्यू होती है लेस देन और इक्वल टू एक्स। आपसे बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अब यहाँ पर आपको समझना ये है, आपको यहाँ पर समझना ये है कि √100 तक गए हो। √100 क्या होता है सर, 10 होता है। 10 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होता है सर, 10 होता है। यानी कि इसके पहले जितने भी नंबर्स होंगे, यानी कि √99 तक की मैं बात कर रहा हूँ, उसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा वो 9 आएगा। उसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा वो 9 आएगा। ठीक है, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। तो इसका मतलब ये हो गया सर, यहाँ पर हमें ये समझ में आ गया कि √1 से लेकर √3 इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, प्लस इसको और बेटर तरीके से लिख दें, √3 इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, प्लस यहाँ पर √4 से लेकर √8 इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, फिर √9 से लेकर √15 इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, फिर यहाँ पर √16 से √24 इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, फिर यहाँ पर आप लिखोगे √25 से रूट कितना 35 इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर। फिर आपको इतना लिखना नहीं है, बस मैं जो बच्चे थोड़े से कमजोर हैं उनके लिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, √36 से लेकर √48, फिर यहाँ पर आप लिखोगे √49 से लेकर रूट कितना हो जाएगा ये, 7 का स्क्वायर है तो 8 का स्क्वायर 64, तो ये हो जाएगा आपका 63 तक। फिर यहाँ पर आ जाएगा सर कितना, √64 से लेकर, ये 8 का स्क्वायर है तो 9 का स्क्वायर 81, तो ये 80 तक जाएगा। फिर यहाँ पर क्या आएगा सर, √81 से लेकर √99, और प्लस यहाँ पर √100 और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक है, इतना आपको लिखना नहीं है, बट जो बच्चे थोड़े से कमजोर होते हैं, जिनको समझ में नहीं आता है ना आसानी से, उनको मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ठीक है ना, ये चीज़ हो गई। अच्छा, अब यहाँ पर समझते हैं, अब यहाँ पर समझते हैं। मैंने कहा यार यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं सर, 3 है, और यहाँ पर हर बार ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, 1 आएगा। यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं सर, यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स आपके 5 हैं, और हर बार 2 आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर। यहाँ पर 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा, नंबर ऑफ टर्म्स 7 होंगे। यहाँ पर 4 होगा, यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स 9 होंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो 24 और 16 का डिफरेंस, 8 + 1 9 हो गया। फिर यहाँ पर 5 आएगा, इस केस में 5 आएगा, इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा सर, 5 आएगा, और नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे सर, 11 होगा। कैसे होगा सर, 35 और 25 का डिफरेंस 10 हो गया, 10 + 1 11 हो गया। अच्छा, फिर यहाँ पर ये चलता जाएगा, तो ये यहाँ पर जाके कहीं रुकेगा। यहाँ पर आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा सर, 9 आएगा, और यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, 99, और 81 का डिफरेंस कितना हो गया, है ना, 18 + 1 19, तो यहाँ पर आ जाएगा 19।
प्लस यहाँ पर आखिरी में जो टर्म आएगा ये आएगा सर आपका 10। तो जो सीरीज बनेगी वो यहाँ तक बनेगी, जो सीरीज बनेगी वो यहाँ तक बनेगी। ठीक है ना। तो जिनको यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा, इसके लिए मैं इसको यहाँ से छोटा कर देता हूँ। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत भाई नहीं? ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर आप इसको सॉल्व करो, 1 इंटू 3 3, 10 21 36 55 ऐसे लिखोगे, पहले तो सब लिखोगे, फिर उसको ऐड करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि यार यहाँ पर ना ये जनरल टर्म जो बन रहा है वो n बन रहा है, और ये बन रहा है 2n+1, और यहाँ पर समेशन का साइन लगाएंगे अपन, और यहाँ पर n की वैल्यू जो है वो 1 से लेकर कहाँ तक जा रही है, 9 तक जा रही है, और प्लस यहाँ पर आखिरी का जो टर्म है वो 10 है। अब ये जो बनेगा ये बनेगा 2n² + n पे समेशन, प्लस यहाँ पर 10 है, यहाँ पर बनेगा 2, इसका समेशन क्या होता है सर, n+1, 2n+1/6। ठीक है, ये बनता है, प्लस इसका समेशन क्या बनेगा सर, इसका बनेगा n × n+1/2। ठीक है सर, ये वाला ब्रैकेट लग रहा है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं बना रहा हूँ मैं। प्लस यहाँ पर ये कितना हो गया सर, 10 हो गया। ठीक है सर, ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इस स्टेप पर आने के बाद में आपको n की जगह क्या पुट करना है, जो आपकी अपर लिमिट थी यानी कि 9, तो यहाँ पर 9 पुट कर दो। तो यहाँ पर 9 पुट करोगे तो ये तो 2/6 हो गया। यहाँ पर कितना हो जाएगा सर, 9 × 10 × 19। ठीक है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा सर, 9 × 10/2 + 10, ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी। तो ये इसको बना देगा कितना आपका 3, 3 से ये कितना जाएगा सर, 3 टाइम्स जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा सर, 3 × 19, 30 और 27, ये हो जाएगा सर 570, प्लस ये हो जाएगा सर 45, और ये हो जाएगा सर आपका 10। तो ये 570 + 55, ये 5 हो गया, और ये 62 हो गया, 625। ये आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप यहाँ पर इसको 3 10 21 36 55 है ना ऐसे लिखने लगे, और फिर उसको ऐड करोगे तो भी बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, अच्छा अगर आपको यहाँ पर इस वाले केस में, इस वाले केस में यहाँ, अगर यहाँ पर आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है या आपको ये दिख रहा है, तो आप ये चीज़ डायरेक्टली भी लिख सकते हो। ठीक है, ये चीज़ डायरेक्टली भी लिख सकते हो अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है कि अच्छा यार वो तो समेशन ऑफ 2n² यानी कि समेशन ऑफ n² लिखना है, तो n+1 2n+1/6 लिख दो। ठीक है, बाहर 2 लगा हुआ है। तो ये आपकी स्पीड पर और आपके प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है ना, कि कहीं पर आपको देख के फीलिंग आ रही है तो आप वो बीच के स्टेप क्यों कर रहे हो जब आपको मालूम है इसका एंड रिजल्ट क्या आने वाला है। तो पेपर में यही सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ये सवाल आ गया, अब यहाँ पर भी जो ब्रैकेट लगे हुए हैं वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के ही हैं, और इसका मतलब लेस देन और इक्वल टू होता है, ये बता चुके हैं। अब यहाँ पर क्यूब रूट हो रहा है, अभी तक स्क्वायर रूट था, क्यूब रूट हो रहा है। तो 200 का क्यूब रूट का ग्रेटेस्ट इंटीजर, 201 का क्यूब रूट ग्रेटेस्ट इंटीजर, 202 का क्यूब रूट ग्रेटेस्ट इंटीजर, ऐसे करते करते 250 का क्यूब रूट ग्रेटेस्ट इंटीजर तक गए हैं हम। इसका सम चाहिए हमको। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखो, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं। यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि सर यहाँ पर अगर ये 125 का क्यूब रूट होता तो इसकी वैल्यू क्या आती सर, 5। और अगर ये 216 का क्यूब रूट होता तो इसके लिए कितनी आती, 6। क्या 200, क्या 200 हमारा 125 और 216 के क्यूब रूट के बीच में लाई करेगा, नहीं करेगा। तो हमको यहाँ पर मालूम होना चाहिए कि 343 का जो क्यूब रूट है वो कितना होता है सर, वो 7 होता है, वो 7 होता है। अच्छा, अब बात ये करते हैं कि सर ये जो 200 है ये तो इसके बीच में लाई करेगा, बट इसके आगे जब हम 216 से लेकर आगे जाएंगे तो वो इस रेंज में लाई करेगा। ठीक है, वो इस रेंज में लाई करेगा। ठीक है ना, मतलब मैंने शायद पहले गलत बोला कि पहले वाला जो केस था अगर हम सिर्फ 200 पे कंसंट्रेट करें तो 200 तो इसके बीच में लाई करेगा, इसके बीच में लाई करेगा, 201 भी लाई करेगा, 215 तक हम यहाँ पर आएंगे। ठीक है ना, 215 तक हम इस आएंगे, 216 से ऑनवर्ड हम इस रेंज में आ जाएंगे। तो अब क्या फायदा होगा सर, इसका फायदा क्या होगा सर, इसका फायदा ये होगा कि जैसे यहाँ पर लिखा है 200 का क्यूब रूट से लेकर मैं 215 के क्यूब रूट तक जब जाऊंगा, ठीक है, 215 के क्यूब रूट तक जाऊंगा, तो इसका जो
ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा वो क्या आएगा? मैंने कहा इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हर बार 5 ही आएगा। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा हर बार क्या आएगा? 5 ही आएगा। और यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? तो मैंने कहा 215 और 200 का डिफरेंस कितना हो गया? 15 प्लस 1, तो ये हो गया सर 16 प्लस। अब अगर हम बात करें कि इसके आगे 216 का क्यूब रूट इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर से लेकर मैं कहां तक जा रहा हूं? अब मैं 343 पे 7 आएगा तो 342 तक मैं जा सकता हूं। ये तो 250 तक ही रुक गया, तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर 250 तक रुक जाता हूं तो मुझे मालूम है कि इस हर केस में आपका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा वो 6 ही आएगा। तो यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर 6 आएगा और यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? 250 माइनस 216, यानी कि आपका 34 प्लस 135, तो यहाँ पर 35 टर्म्स हो जाएंगे। ठीक है सर, ये भी समझ में आ गया। तो ये कितना हो गया सर आपका? 80, और ये हो गया सर आपका कितना? 180, और ये 210। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा सर आपका? 290। 290 ये आपका आंसर आ जाएगा, 290। ठीक है ना? बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? क्लियर है भाई? डाउट, ग्रुप पर डाउट्स आ रहे हैं भाई? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? यहाँ तक कोई परेशानी किसी बच्चे को नहीं? ठीक है, तो अगर हम 200 का क्यूब रूट या 215 का क्यूब रूट तक अगर हम बात करें तो वो 125 और 216 के बीच में लाई कर रहा है। तो हर केस में आपका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा वो 5 आएगा। 216 से लेकर 250 तक की जो रेंज है उसमें हर बार जो क्यूब रूट निकलेगा वो 6 निकलेगा या 6 पॉइंट समथिंग निकलेगा, और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होगा वो 6 ही होगा। ठीक है, अब सिर्फ आपको नंबर ऑफ टर्म्स देखने थे, नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का तरीका मैंने बता दिया है। लास्ट माइनस फर्स्ट अपन कॉमन डिफरेंस प्लस 1। ठीक है सर, हो गया, कोई दिक्कत नहीं। इस सवाल पे आते हैं। अब ये जो सवाल है इसमें क्या लिखा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ एक्स इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इज इक्वल टू 39। ठीक है ना? ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है ना? ये सवाल में आपको मेंशन रहेगा, आपको x की वैल्यू बतानी है। तो मैंने कहा यहाँ पर कंडीशन ये है कि x को हम उसके ग्रेटेस्ट इंटीजर से मल्टीप्लाई करें तो 39 आ जाए, 39 आ जाए। तो मैंने बोला यार यहाँ पर अगर मैं 6 इंटू 6 करूँ तो कितना आएगा? 36। 7 इंटू 7 करूँ तो कितना आएगा? 49। क्या 39 जो है वो इस रेंज में लाई करता है? हाँ लाई करता है। इसका मतलब मेरा जो x होगा वो 6 और 7 के बीच में होगा। मेरा जो x होगा वो 6 और 7 के बीच में होगा, क्योंकि 6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 6 होता है और 7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 7 होता है। तो मैंने इसी चीज़ को लगाया है। मैंने ये देखा कि भैया x इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर x में एक बार मैंने इसको 6 लिया, एक बार मैंने इसको 7 लिया। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 36। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 49। मेरा जो 39 है वो इस रेंज में लाई करता है। इसका मतलब मुझे ये तो समझ में आ गया कि मेरा x जो है ना वो 6 और 7 के बीच में है। अगर आपका x 6 और 7 के बीच में है, 6 और 7 के बीच में है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा? इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 6 ही आएगा। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अगर हम इसको सॉल्व करें हम, तो हम ये बोल सकते हैं कि भैया हमारा x क्या है वो नहीं पता हमें, क्योंकि x तो 6 और 7 के बीच में है, बट क्या है वो नहीं पता, बट उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर पता है कि 6 है। तो यहाँ पर क्या होगा? x इंटू 6 इज इक्वल टू कितना? 39। तो x के लिए कितनी आएगी सर? 39 अपॉन 6। इसको आप लिख सकते हो 6 6 36, और ये हो जाएगा आपका 6.5। 6.5। अब आप देख लो कि ये जो 6.5 आ रहा है एक्स के लिए वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है? हाँ सेटिस्फाई कर रहा है। 6.5 क्या 6 और 7 के बीच में लाई करता है? हाँ करता है। इसका मतलब जो एक्स है मेरा वो कितना है सर? 6.5। जो मेरा एक्स है जो कि मुझे निकालना था वो कितना है? 6.5 है। ये बात समझ में आ गई? इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई परेशानी नहीं? पक्का क्लियर है ना? क्लियर है? ठीक है। तो हमने देखा कि भैया ये हमें कंडीशन दी गई थी। हमने इसमें एक बार x को 6 और 7 लिया। क्यों लिया? क्योंकि हमें मालूम है 39 किस चीज में लाई करेगा? 36, क्योंकि x इंटू एक्स ही हो रहा है ना, क्योंकि x अगर इंटीजर है तो x ही निकलेगा ना, तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो किन दो परफेक्ट स्क्वायर के बीच में ये लाई कर रहा है? 6 के और 7 के स्क्वायर के बीच में लाई कर रहा है। तो बस हमने वो चेक कर लिया, तो उससे हमें एक मोटा मोटा ये पता चल गया कि x जो भी होगा, जो भी होगा वो 6 से 7 के बीच में होगा। अब वो जो भी है वो तो नहीं पता, बट हमें ये पता है कि अगर x 6 से 7 के बीच में है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 6 होगा। उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 6 होगा, तो वो हमने यहाँ पर पुट करके x की एग्जैक्ट वैल्यू निकाल ली।
बट इसका यहाँ पर ये चेक करना ज़रूरी है, यहाँ पर इसको चेक करना ज़रूरी है, ठीक है ना, कि जो आपका एक्स आ रहा है क्या वो इसके बीच में लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ एक्स इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इज इक्वल टू 15। तो मैंने यहाँ पर ये कहा कि भैया यहाँ पर x इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज इक्वल टू 15 है। अच्छा मुझे एक चीज़ बताओ, अगर x इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर x में मैं एक बार x की वैल्यू 3 ले लूँ, तो 3 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 विच इज इक्वल टू कितना 9। अगर मैं 4 ले लूँ तो 4 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 4 यानी कि 4 इंटू 4 यानी कि कितना आएगा 16। क्या 15 इसके बीच में लाई कर रहा है? हाँ कर रहा है। इसका मतलब मुझे ये तो समझ में आएगा कि मेरा x जो है वो 3 और 4 के बीच में है। अगर मेरा x 3 और 4 के बीच में है तो इस x का ग्रेटेस्ट इंटीजर किसी भी हालत में सिर्फ और सिर्फ क्या आ सकता है? 3 आ सकता है। तो हमने यहाँ पर x की जगह क्या रखना है? 3 रखना है क्या? नहीं, ग्रेटेस्ट इंटीजर की जगह 3 रखना है। तो x इंटू 3 इज इक्वल टू 15। तो x की वैल्यू कितनी आएगी सर? 5 आएगी। अब x की वैल्यू 5 आएगी वो यहाँ चेक कर लो, चेक कर लो। तो मैंने कहा मेरे हिसाब से तो मेरा x 3 और 4 के बीच में होना चाहिए, बट ये तो बोल रहा है कि 5 है, इसका मतलब ये मेरा आंसर नहीं, ये मेरा आंसर नहीं। ठीक है, तो आपको ऑप्शन देगा, ठीक है, तो वहां पर आप बोल सकते हो अगर कैन नॉट बी डिटरमाइंड लिखा है या नन ऑफ दीज लिखा है या डज नॉट एग्जिस्ट लिखा है, तो आप उस ऑप्शन पर टिक लगा लेना। ठीक है, बात समझ में आ गई? ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की भैया? आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ये सवाल आ गया, ये आपके शायद कैट में आया हुआ सवाल है या आईपी में आया हुआ सवाल है। ठीक है, अच्छा सवाल। यहाँ भी ये भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पर बेस्ड सवाल है। तो आपसे क्या बोला? फॉर एनी रियल नंबर एक्स लेट, ये जो ब्रैकेट में एक्स लिखा है, बी द लार्जेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स इफ सबमिशन एन इज इक्वल टू 1 से कैपिटल एन। यहाँ पर जो ब्रैकेट बना है उसका मतलब है ग्रेटेस्ट इंटीजर। ये जो ब्रैकेट बना है इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर 1/5 प्लस एन बाई 25 इज इक्वल टू 25 देन एन इज। अब यहाँ पर समझना क्या है? देखो यहाँ पर समझना क्या है आपको, आपको समझना ये है कि यहाँ पर लिखा हुआ है 1/5 प्लस एन अपॉन 25। इसका समेशन है कि एन की वैल्यू 1 से लेकर कहाँ तक चली जाए, कहाँ तक चली जाए, एन कहाँ तक, कैपिटल एन कहाँ तक हम ले सकते हैं जिससे कि इसका जो सम आएगा वो 25 आए, इसका जो सम आए वो 25 आए। तो आपको ये समझना है कि यार एन की वैल्यू में कहाँ तक जा सकता हूँ। अब यहाँ पर एक चीज समझते हैं, इस ब्रैकेट की बात कर रहे हैं, 1/5 प्लस n/25। अगर मैं यहाँ पर इसको 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा 5/25 प्लस n/25। अगर मैं इसका बेस ले लूं 25 तो ये बनेगा 5 प्लस n। अब आप यहाँ पर सोचो कि n की वैल्यू 1 से स्टार्ट होनी है, तो जब आप n की वैल्यू 1 रखोगे, 2 रखोगे, 3 रखोगे, जब तक आप 19 तक जाओगे, आपको, इसको मैं डिनोट कर देता हूँ p से, आपका इन सभी केसेस में जो ग्रेटेस्ट इंटीजर निकल के आएगा वो जीरो निकल के आएगा। अब लोग सर ये ऐसे कैसे? देखो मैंने n किलो 1 पुट कर दी, तो ये क्या बन जाएगा सर? ये क्या बन जाएगा सर? ये बन जाएगा 6/25 बन जाएगा। अच्छा अगर मैं 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो 24/100 यानी कि बन जाएगा 0.24। 0.24 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा सर? जीरो आएगा। अच्छा अगर मैं n की जगह 10 रख दूं, मान लो 10 रख दूं, तो यहाँ पर 5 प्लस 10 कितना होगा? 15 होगा। 15/25, यहाँ पर 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना होगा? 60/100। ये कितना आएगा सर? ये आएगा सर 0.6। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा सर? इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर भी जीरो ही आएगा। अच्छा 19 रख दूं, 19 रख दूं तो 19 और 5 कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा सर 24/25। ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 96/100। तो ये कितना आएगा सर? 0.96। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा सर? इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर भी जीरो ही है। अच्छा ठीक है सर, समझ में आ गया, समझ में आ गया। अच्छा सर ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। तो अब हम यहाँ पर बात ये करते हैं कि सर एन एन की वैल्यू 1 से लेकर 19 तक अगर हम पुट करते हैं तब तो हमें हर केस में जीरो मिलेगा, और जीरो को अगर हम 19 बार ऐड भी करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें जीरो ही मिलेगा। बट जैसे ही हम यहाँ पर एन की वैल्यू 20 पुट करेंगे
तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, इस केस में अगर आप n की वैल्यू 20 पुट करोगे तो ये 5 प्लस 20 अपॉन 25, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है आपको। तो ये कितना होगा सर, 25 अपॉन 25। तो ये कितना होगा सर, 1। और 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, 1 आएगा। तो सर अगर आप 20 पुट करते हो तो भी 1 आएगा, 21 पुट करते हो, 22 पुट करते हो तो भी 1 आएगा। बट यहाँ पर आप कहाँ तक जा सकते हो, कहाँ तक जा सकते हो? मैंने कहा यहाँ पर अगर मैं 44 तक जाऊं तो भी मेरा 1 ही आएगा, तो भी मेरा 1 ही आएगा। मतलब ये कि अगर मैं 5 प्लस n की जगह 44 पुट कर दूं तो ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा आपका 49। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 49 अपॉन 25। ठीक है, अब यहाँ पर आपको जो वैल्यू मिलेगी वो इसका 4 टाइम्स करेंगे तो ये 100 हो जाएगा। ठीक है, ये 4 9 36 और ये आपका 19। ठीक है, ये आ जाएगा। इसको अपन अगर 100 से डिवाइड कर दें, 4 9 36, ये है 100 से डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा आपका 1.96। और 1.96 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 ही आएगा, 2 नहीं आएगा। अच्छा, अच्छा, ठीक है सर। तो ये भी समझ में आ गया सर, ये भी समझ में आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये चीज़ समझ में आ गई कि इन सभी केसेस में, इन सभी केसेस में आपका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा, इसको अपन ने डिनोट कर दिया था p से। तो हर केस में आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है सर। और ये कितने टर्म्स हैं सर, ये आपका 44 माइनस 20, 24 प्लस 1, 25 टर्म्स हैं। ये कितने टर्म्स हैं, 25 टर्म्स हैं। तो हर बार 1 आएगा, तो 25 टाइम्स 1 आएगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो सम है वो 1 1 1 1 करते करते कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। और हमें कितना चाहिए, 25 ही चाहिए। हमें कितना चाहिए, 25 ही चाहिए। ठीक है, अब बात यहाँ पर आती है कि सर अगर मैं n की वैल्यू 45 ले लूँ तो क्या हो जाएगा। मैंने कहा अगर 45 ले लोगे तो ये हो जाएगा सर 5 प्लस 45 अपॉन 25, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर। ये आपका आएगा 50 अपॉन 25, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर यानी कि 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर यानी कि 2। तो यहाँ से तो 2 मिल गया। अब यहाँ से 2 मिल गया तो यहाँ से आगे जब जाओगे तो 2 प्लस 2 प्लस 2, फिर वो आगे वैल्यू बढ़ जाएगी, जबकि आपको सम तो 25 ही चाहिए था, वो तो आपको मिल चुका है सम 25। इसका मतलब हम एन की जो कैपिटल एन की जो लास्ट वैल्यू है वो क्या ले सकते हैं, कैपिटल एन की जो लास्ट वैल्यू वो 44 तक ले सकते हैं, 44 तक ले सकते हैं। तो यहाँ तक हमें समझ में आ गया। तो हमारा आंसर तो आ चुका है, हमारा आंसर तो आ चुका है कि कैपिटल एन जो होगा वो कितना होगा सर, 44 होगा। ठीक है ना, हमारा जो कैपिटल एन होगा वो कितना होगा सर, 44 होगा। बट यहाँ पर फिर भी समझ लेते हैं कि जैसे अगर आपने यहाँ पर समेशन साइन लगाया, यहाँ पर आपने समेशन साइन लगाया तो आपको पहला टर्म मिलेगा। ठीक है, फिर दूसरा टर्म मिलेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालने के बाद। तो जब आप 1 पुट कर रहे हो, 2 पुट कर रहे हो, 3 पुट कर रहे हो, 19 तक पुट कर रहे हो, तो हर बार आपको क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर जीरो मिलेगा। यानी कि आपका T1 T2 से लेकर T19 इन सब का सम जीरो मिलेगा। ठीक है सर। उसके बाद फिर आप यहाँ पर T21 से लेकर आप चले जाओगे T44 तक। इस केस में आपको 1 मिलेगा हर बार। और ये कितने टर्म्स हैं, ये 25 टर्म है। तो इसका जो सम आएगा वो 25 आएगा और हमें 25 ही चाहिए था। इसके बाद अगर आप कुछ भी जोड़ोगे तो वैल्यू 25 से ज़्यादा हो जाएगी। इसका मतलब n की जो वैल्यू है वो क्या हो सकती है सर, 44 हो सकती है। ठीक है, 44 हो सकती है। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं, पक्का क्लियर है? आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलिए। अब ये सवाल आ गया, ये सवाल भी आया हुआ है। अब इस सवाल में अपन क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखो। यहाँ लिखा लेट आर बी ए रियल नंबर एंड एफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस आर या आर। 2x माइनस आर फंक्शन कब ओपन होगा, जब x की वैल्यू r से बड़ी या उसके बराबर हो सकती है। और फंक्शन r में कैसे ओपन होगा, जब x की वैल्यू r से छोटी होगी। देन द इक्वेशन f of x is equal to f of fx holds for all real value of x where x greater than r, x greater than or equal to r, x इक्वल टू नॉट इक्वल टू आर और x लेस देन और इक्वल टू आर। तो पहली बात तो ये सवाल वो है जो 100% बच्चे छोड़ेंगे जो आईबीएम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम कॉमर्स वाले बच्चे होंगे तो उनका बेस जो है वो अच्छा नहीं होगा, तो वो ये सवाल देख के छोड़ देंगे, उनको समझ ही नहीं आएगा क्या है। जिनका बेस अच्छा है वो कोशिश करेंगे बट हो सकता है कहीं फंस जाए या कोई मेथड, लंबा मेथड यूज करें। तो इसको कैसे करेंगे आसानी से वो मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ बोला आर जो है ना वो रियल, रियल है। फंक्शन दो तरह से खुल सकता है, या तो इस तरह से या तो इस तरह से। कंडीशन ये है कि x जो है वो r
से बड़ा या बराबर हो, या x r से एकदम से छोटा हो जाए। ठीक है सर। और ये कंडीशन होल्ड करनी चाहिए कब? जब x और r के बीच में इस टाइप का कुछ रिलेशन है ना। तो ये कब होगा वो चेक करना है, वो चेक करना है। तो हमने एक केस बनाया जब x जो है वो r के बराबर है, x जो है वो r के बराबर है। जब x r के बराबर है तो हमने इसको सॉल्व करने की कोशिश करी। अच्छा, जब x r के बराबर है, यानी कि पहला केस, ध्यान से देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, पहला केस ये वाला, जब x r के बराबर है तो फंक्शन कैसे ओपन होगा सर? ऐसे ओपन होगा, ऐसे ओपन होगा। इसका मतलब हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं सर? इसकी जगह लिख सकते हैं 2x माइनस आर, और यहाँ भी इस फंक्शन की जगह क्या लिख सकते हैं सर? 2x माइनस आर। अब ये फंक्शन तो इस तरह से ओपन होगा, यहाँ पर पुट कर देते हैं x की जगह इसको, तो ये 2x माइनस आर एज ए इनपुट जाएगा x की जगह, तो ये आ जाएगा कितना? ऐसा कुछ, ये आ जाएगा सर 4x माइनस 3r, और सामने यहाँ पर क्या लिखा है? 2x माइनस आर, तो यहाँ पर 2x आ जाएगा, और ये यहाँ पर आ जाएगा 2r, यानी x इज इक्वल टू आर। x इज इक्वल टू आर, और कंडीशन भी थी x इज इक्वल टू आर, यानी कि इससे कोई आपत्ति मुझे हो नहीं रही है, इससे आपत्ति मुझे हो नहीं रही है, यानी x इज इक्वल टू आर। तो ये होल्ड कर रहा है, ये होल्ड कर रहा है, मतलब यहाँ जो रिजल्ट आ रहा है और यहाँ पर जो कंडीशन थी उसकी वजह से कोई दिक्कत नहीं हो रही है। ठीक है सर, ये चीज़ हो गई सर। सेकेंड चीज़ हम ये बोल सकते हैं कि जब x जो है वो r से छोटा, जब x जो है वो r से छोटा, जब x r से छोटा हो, तो उस केस में क्या होगा सर? उस केस में आप ये वाली कंडीशन लगाओगे। ठीक है, उस केस में आप ये वाली कंडीशन लगाओगे, ये वाली, जब x r से छोटा हो तो उस समय फंक्शन r में खुलेगा। तो आपने बोला ठीक है सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने बोला सर यहाँ पर f ऑफ x इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ है, अगर x r से छोटा है तो फंक्शन r में खुलेगा, तो ये क्या बनेगा सर? r, ये क्या बनेगा सर? r, ये r इज इक्वल टू एफ ऑफ r में यहाँ पर क्या कर देंगे सर? r लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे बोला यार r इज इक्वल टू r, ये तो सच है, ये तो सच है, r r के बराबर होता है, हाँ होता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस कंडीशन से इसका कोई लेना देना है, इससे भी कोई परेशान नहीं कर रहा है। ठीक है सर, ये भी समझ में आ गया। अब मतलब ये भी सोल्यूशन का पार्ट है मेरा, ये भी सोल्यूशन का पार्ट है मेरा। अब यहाँ पर आपकी बत्ती जलेगी, क्योंकि अभी मैंने पहले दो केसेस वो ले लिए थे जो आंसर का पार्ट था। अब जैसे मान लो यहाँ पर x ग्रेटर देन r हो जाता, उस केस में आपका फंक्शन कैसे ओपन होगा सर? इसके हिसाब से ओपन होगा, क्योंकि इस केस में आपका जो फंक्शन होगा वो ये होगा। तो आप यहाँ पर बोलोगे कि यार यहाँ पर f ऑफ x इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लिखेंगे। एफ ऑफ एक्स की जगह यहाँ पर क्या लिख देंगे सर? 2x माइनस आर इज इक्वल टू, यहाँ भी कितना आएगा सर? 2x माइनस आर। अब यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो आपको दिख रहा होगा कि ये पूरा पार्ट यहाँ पर कॉपी पेस्ट हो रहा है। तो यहाँ पर सॉल्व करते करते यहाँ पर अगर आप देखो 2x माइनस आर इज इक्वल टू, ये कितना आएगा सर आपका? 2 टाइम्स ऑफ 2x माइनस आर, तो 2x माइनस आर इज इक्वल टू 4x माइनस 3r। तो यहाँ से सॉल्व करते समय आपको क्या मिलेगा सर? 2x इज इक्वल टू 2r, यानी x इज इक्वल टू r। ठीक है, ये मेरे पीछे जा रहा होगा तो इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। ठीक है, जस्ट अ सेकंड, जस्ट अ सेकंड, हाँ, ये छोटा कर दिया मैंने, यहाँ तक आ गया। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि यार यहाँ पर x इज इक्वल टू आर आ रहा है, जबकि कंडीशन क्या थी? कंडीशन ये थी कि x तो r से बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब ये तो गलत हो गया, ये हमारे सोल्यूशन का पार्ट नहीं है। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं थी, तो यहाँ पर x इज इक्वल टू आर है, और यहाँ पर ये वाली कंडीशन देखना है, यहाँ पर x इज इक्वल टू आर है, और यहाँ पर x ग्रेटर देन आर है। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ ध्यान से देखो, यहाँ पर कंडीशन क्या थी? x लेस देन आर, और यहाँ पर कंडीशन क्या थी? x इज इक्वल टू आर। इन दोनों ही केसेस में ये फंक्शन जो हमें दिया गया था ये होल्ड कर रहा है। इसका मतलब हमारा आंसर जो होगा वो क्या होगा? x लेस देन और इक्वल टू आर, x लेस देन और इक्वल टू आर। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, सिर्फ ये वाला ऑप्शन है जो सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, x लेस देन और इक्वल टू आर। समझ में आया? जब हमारा ये कंडीशन था तो कोई दिक्कत नहीं हुई, जब हमारा ये कंडीशन था तो कोई दिक्कत नहीं हुई, बट जब हमारा ये कंडीशन था तो हमें दिक्कत हो गई। तो ये सोल्यूशन का पार्ट नहीं है, ये दोनों सोल्यूशन के पार्ट हैं। इसके हिसाब से
आप बोलोगे कि यार ये जो कंडीशन लगी थी वो क्या थी कि x या तो r के बराबर या x r से छोटा होना चाहिए, तो इस हिसाब से हमारा ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सवाल शायद रोहतक में आया हुआ था। ठीक है, अच्छा सवाल है, तो मुझे लगा कहीं रह ना जाए, इसलिए इसको करवा देता हूँ। तो यहाँ पर बोल रहा है इफ मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू समथिंग इज ग्रेटर देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू समथिंग, देन फॉर रियल वैल्यू ऑफ एक्स, यहाँ पर कुछ रिलेशन दिया है, उसमें से कौन सा रिलेशन सही है वो आपको बताना है। तो ये जो सवाल है ये मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन पर बेस्ड है, जो हम बहुत पहले कर चुके हैं। ठीक है, बट क्वेश्चन रह ना जाए इसलिए मैंने आपको ये करवा दिया, और ये रोहतक में आया हुआ सवाल है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं सर, यहाँ पर हमें एक फंक्शन दिया गया है, और ये दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस 2c स्क्वायर, और यहाँ पर मिनिमम वैल्यू इसकी निकालनी है। तो अगर हम इसकी मिनिमम वैल्यू निकालें तो वो निकालने का तरीका है -d/4a इज इक्वल टू, ये होता है सर 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a। ये अगर इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है तो के लिए। अब इसका a कितना है 1 है, इसका b कितना है 2b है, इसका c कितना है 2c स्क्वायर है। तो पुट करते हैं, तो यहाँ पर लिखा सर एफ एक्स मिनिमम इज इक्वल टू यहाँ पर 4 × 1 इंटू सी, इसका कितना है 2c स्क्वायर है। ठीक है, माइनस बी स्क्वायर यानी कि 4b स्क्वायर आएगा अपॉन 4a यानी कि 4 × 1 आएगा। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कितना आएगा सर 2c स्क्वायर आएगा, माइनस यहाँ से आएगा आपका बी स्क्वायर। तो ये एफ एक्स मिनिमम आपने निकाल दिया। अच्छा, अब अपन बात करते हैं सर जी एक्स की। तो जब हम जी एक्स की बात कर रहे हैं तो जी एक्स कितना है, माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 2cx प्लस का कितना आ गया बी स्क्वायर आ गया। अभी हमें क्या निकालना है, इसका मैक्सिमम निकालना है। जाहिर सी बात है ये नेगेटिव है तो मैक्सिमम ही निकलेगा। ठीक है, तो जी एक्स का क्या निकालना है, मैक्सिमम निकालना है। ये भी वही तरीका है, -d/4a यानी कि 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a, इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसको मैं पहले से ही मिनिमाइज थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, नहीं तो बाद में दिक्कत होगी। ये चीज़ आ गई। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब यहाँ पर समझते हैं बात को, कि यहाँ पर अगर हम वैल्यू पुट करें तो यहाँ पर क्या पुट करेंगे सर, 4 × a-1 है, इसका c बी स्क्वायर है, माइनस इसका जो b है वो माइनस का 2c, उसका स्क्वायर करेंगे तो 4c स्क्वायर होगा अपॉन 4 × -1, 4 × -1। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, या हम इसको यहाँ लिख देते हैं, अगर हम यहाँ पर जी एक्स का मैक्सिमम निकालने जा रहे हैं तो यहाँ पर 4 से -4 से ये जाएगा तो ये बी स्क्वायर बचेगा, और ये प्लस का क्या बचेगा आपके पास, सी स्क्वायर बचेगा। ये आपके पास आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा। अब कंडीशन क्या दी है, कंडीशन ये दी गई है कि इसका जो मिनिमम है वो ग्रेटर है इसके मैक्सिमम से, ये कंडीशन दी गई है। तो हम ये बोलेंगे कि ये जो एफ ऑफ एक्स का जो मिनिमम है और जी ऑफ एक्स का जो मैक्सिमम है, इसमें रिलेशन ये है कि एफ ऑफ एक्स का मिनिमम जी ऑफ एक्स के मैक्सिमम से ग्रेटर है। यहाँ लिखा हुआ है ग्रेटर। ठीक है, ये अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ ग्रेटर लिखा हुआ है। अब यहाँ पर क्या होगा सर, इसको पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2c² माइनस बी स्क्वायर ग्रेटर देन, ये आ जाएगा सर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, तो अगर ये सी स्क्वायर वाला पार्ट इधर जाएगा तो ये सी स्क्वायर हो जाएगा, ग्रेटर देन बी स्क्वायर वाला पार्ट उधर जाएगा तो ये 2b² हो जाएगा। तो आप यहाँ पर समझोगे अगर दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें तो यहाँ पर आएगा मॉड सी ग्रेटर देन √2 मॉड बी। ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, ये आपका आंसर आएगा। तो मॉड सी जो है वो ग्रेटर देन होना चाहिए √2 टाइम्स ऑफ मॉड बी के, यानी कि जो पहला ऑप्शन है वो सही जवाब है, जो पहला ऑप्शन है वो सही जवाब है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं? ठीक है, चलिए, मेरे ख्याल से अब आखिरी सवाल एक करना है अपने को। ये वाला सवाल भी क्या है कि आया हुआ सवाल है इंदौर में, तो ये रह ना जाए इसलिए मैंने इसको इसमें ले लिया है। अब इसको कैसे करना है सॉल्व, देखो यहाँ पर हमने बोला कि यहाँ पर लिखा हुआ है 1/1², 1/2², 1/3², ऐसे करते करते अप टू इन्फिनिटी। इसकी वैल्यू π²/6 है। आपको ये ऑड वाले जो टर्म्स है ना, 1/1², 1/3², 1/5² अप टू इन्फिनिटी, इसकी वैल्यू निकालनी है, और आपके पास ऑप्शंस दिए गए।
कैसे अप्रोच करेंगे सर? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम ये बोलेंगे कि सर 1/1 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर, 1/3 का स्क्वायर, 1/4 का स्क्वायर, 1/5 का स्क्वायर, एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, अप टू इन्फिनिटी। ये हमें दिया है π²/6। अच्छा, हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए ऑड वाले टर्म्स का सम। तो ऑड वाले टर्म्स यानी कि इनको अगर हम साइड में हटा दें, इनको अगर हम साइड में हटा दें, तो 1/1 का स्क्वायर, 1/3 का स्क्वायर, 1/5 का स्क्वायर, ये चलता जाएगा कितना? अप टू इन्फिनिटी। ये क्लोज कर दिया। अब जो आपके पास बच गया, अब जो आपके पास बच गया उसको देख लो वो क्या है। तो वो है आपका 1/2 का स्क्वायर, 1/4 का स्क्वायर, 1/6 का स्क्वायर, ऐसे करते करते अप टू इन्फिनिटी, अप टू इन्फिनिटी। ये आपको दिया हुआ है π²/6। ये आपको दिया हुआ है π²/6। ठीक है, यहां तक मेरे ख्याल से आप में से किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज आ गई आपकी, ये बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं सर? यहाँ पर ये कर सकते हैं कि हमें इसको तो निकालना ही है, इसको तो सॉल्व भी करना है। ठीक है, तो इसको मैंने बोल दिया कि ये जो है ना, ये फॉर एग्जांपल मेरा डेल्टा है, इसको डेल्टा से डिनोट कर दिया अपन ने। प्लस यहाँ से अगर मैं 1/2 स्क्वायर कॉमन निकाल लूँ, तो यहाँ बनेगा 1/1 स्क्वायर, 1/2 स्क्वायर, 1/3 स्क्वायर, 1/4 स्क्वायर, एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, अप टू इन्फिनिटी। और ये वैल्यू π²/6 के बराबर है, ये वैल्यू π²/6 के बराबर है। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं? पक्का? पक्का? क्लियर है भाई? क्लियर है भाई? क्लियर है? क्लियर है भाई? क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं? ठीक है सर। तो ये वाले पार्ट को अपन ने क्या बोल दिया था सर? डेल्टा बोल दिया था। अच्छा, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये तो हमें गिवन था, यही तो था, ये वाला पार्ट तो गिवन था हमें। तो ये तो π²/6 के बराबर हो गया, तो हमने लिखा डेल्टा प्लस 1/4, इसके जगह लिख दिया π²/6 इज इक्वल टू, सामने लिखा हुआ π²/6। तो यहाँ पर डेल्टा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा सर? π²/6 माइनस 1/4 टाइम्स ऑफ π²/6 विच इज इक्वल टू 3/4 टाइम्स ऑफ, किसी में से उसका 1/4 आप माइनस करो तो 3/4 ही बचेगा ना, π²/6। तो यहाँ से अपने को क्या समझ में आएगा सर? यहाँ से अपने को समझ में आएगा कि ये बनेगा π²/8। ये बनेगा कितना? π²/8। तो यहाँ पर लिख देते हैं सर π²/8, है ना, 3 से ये जाएगा 2 बार, π²/8। तो π²/8 यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब, फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? पक्का? क्लियर है ये? ठीक है, चलिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो भी बताया गया, समझाया गया, वो समझ में आया होगा। और मैं बिल्कुल टू दी पॉइंट बातें कर रहा हूँ, है ना, मैं बहुत ज़्यादा थ्योरी आपको नहीं बता रहा हूँ क्योंकि अभी उसका टाइम भी नहीं है और मतलब भी नहीं है। ठीक है ना? सवालों को कैसे हैंडल करना है, उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए, हम उसकी ट्रेनिंग कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि कम समय है, ट्रेन करना है अपने आप को ताकि हम वहाँ पर कुछ अच्छा परफॉर्म कर पाएँ। ठीक है, चलिए। तो आज का सेशन यहीं पर, अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप यहाँ कमेंट करके पूछ सकते हो। और अगर डाउट ग्रुप पे पूछना है तो डाउट ग्रुप का लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगा, उस पर ज्वाइन करके आप वहाँ भी डाउट अपने पूछ सकते हो। ठीक है, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।